Assalamu alaikum students. The objective of the experiment is to study the effect of NSAIDs on bleeding time by Duke's method. तो NSAIDs जो है वो उसको फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये जो ड्रग्स की क्लास है ये केमिकली डाइवर्स है, मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और इसका यूज़ ये है कि ये एनाल्जेसिक मतलब के पेन रिड्यूस करने के लिए, एंटीपायरेटिक मतलब के फीवर को रिड्यूस करने के लिए और हायर डोजेस पे एंटी इन्फ्लेमेटोरी इफेक्ट्स इसमें के प्रोड्यूस करने के लिए दी जाती है। अच्छा, कुछ एनसेड जो हैं वो एज ए एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटिंग इफेक्ट भी शो किया है जिन्होंने, तो उसमें भी दी जाती हैं। अच्छा, ये जो हैं ये एनसेड्स की क्लास ये डिप्रेस नहीं करती सीएनएस को, तो इसमें कोई फिजिकल डिपेंडेंस या साइकोसोमेटिक इफेक्ट, ब्रेन पे कोई इफेक्ट्स नहीं आते। अच्छा, मॉर्फिन जैसे कि ओपियोइड एनाल्जेसिक है तो ये उससे वीक है ऑब्वियसली, क्योंकि उसके सीएनएस पे भी इफेक्ट है, तो मॉर्फिन के ज़्यादा इफेक्ट है। तो इन्फ्लेमेशन में जो है मॉर्फिन इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, लेकिन पेन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसका दूसरा नाम है नॉन नार्कोटिक नॉन ओपियोइड एंड एस्प्रिन लाइक एनाल्जेसिक। मतलब कि नारकोटिक्स जो है वो मॉर्फिन नारकोटिक्स में आती है और नॉन ओपियोइड ओपियोइड भी मॉर्फिन में आती है। एस्प्रिन लाइक एनाल्जेसिक, एस्प्रिन जो है वो एनसेड्स के अंदर होती है, तो एस्प्रिन लाइक एनाल्जेसिक्स भी कहते हैं। इसका प्राइमरीली एक्शन जो है वो पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म के ऊपर होता है। Is the class of drug that provide analgesic, antipyretic और anti-inflammatory effect. Analgesic मतलब ये पेन में रिलीफ करते हैं, एंटीपायरेटिक मतलब फीवर में और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कराते हैं। अच्छा, बहुत कॉमनली यूज जो एनसाइड्स हैं उनके नाम है एस्प्रिन, इब्यूप्रोफेन, नेप्रोक्सिन और ये बहुत ही अवेलेबल है कॉमनली ओवर द काउंटर मेडिसिन। क्योंकि ओवर द काउंटर मेडिसिन का मतलब है कि इनको जो है प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है लेते वक्त। एनसेड जो है वो स्टॉप करती है एक्टिविटी साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। साइक्लोऑक्सीजनेज के दो आइसोफॉर्म है 1 और 2, जिसकी वजह से जो है ये एंजाइम है जो कि हेल्प करता है फॉर्मेशन और सिंथेसिस में प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की। तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस जो है वो लिपिनकॉर्ड ये कहता है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन में अराकिडोनिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है और ये प्राइमरी प्रिकर्सर है प्रोस्टाग्लैंडिन का। अराकिडोनिक एसिड एक फैटी एसिड है जो कि कहाँ से आ रहा होता है, फॉस्फो ये सेल मेम्ब्रेन से आ रहा होता है। सेल मेम्ब्रेन से अराकिडोनिक एसिड में कन्वर्जन होती है फॉस्फोलिपेज A2 की मदद से। और तो फ्री अराकिडोनिक एसिड जो है वो टिश्यू फॉस्फोलिपिड्स मतलब सेल मेम्ब्रेन से रिलीज होता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम फॉस्फोलिपेज A2 और इस वाया प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय हार्मोन एंड अदर स्टिमुलाई। तो ये एक कंट्रोल प्रोसेस होता है कन्वर्जन का। सेल मेम्ब्रेन जो है वहाँ से फॉस्फोलिपिड कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू अराकिडोनिक एसिड व्हिच इज आल्सो अ फैटी एसिड बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोलिपेज A2। अच्छा, so there are two pathways in the synthesis of eicosanoids. What are eicosanoids? They are fatty acids which are synthesized from arachidonic acid, which is also a fatty acid, which has came from the cell membrane and phospholipid via phospholipase A2. And it is divided into two pathways, that is cyclooxygenase and lipoxygenase pathway. जैसे कि आप देख सकते हैं इकोसोनोइड्स जो है ये भी फैटी एसिड्स होते हैं और एराकिडोनिक एसिड की वजह से सिंथेसाइज होते हैं। और इकोसोनोइड्स जो हैं हम उनको कॉमनली कहते हैं मतलब एक इसका कॉमन नाम है इकोसोनोइड। किसका नाम है ये कॉमन? प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन, इनका कॉमन नेम है। और ये कहाँ से ये दो पाथवेज जो है बना रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे की। तो साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे जो है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन बनते हैं और दो आइसोफॉर्म है साइक्लोऑक्सीजनेज के, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजनेज 2।
अच्छा, वन जो है ये हाउस कीपिंग फंक्शन है इसका, मतलब फिजियोलॉजिकल फंक्शन में रोल है इसका। जबकि कॉक्स टू जो है ये जहाँ पे इंजरी होती है या जहाँ पे भी कोई ट्रॉमा होता है ये वहाँ पे रिलीज होते हैं। तो क्रॉनिक डिजीज या इन्फ्लेमेशन वहाँ पे रिलीज होते हैं। कंपैरेटिवली कॉक्स वन जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म और सेलुलर प्रोसेस में हेल्प करता है, जैसे गैस्ट्रिक साइटो प्रोटेक्शन। मतलब स्टमक के अंदर हमारे जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा होती है स्टमक में, उस पे जो है सोडियम बाइकार्बोनेट की एक लाइनिंग जो कि प्रोटेक्ट करती है अल्सर और HCl से। तो उसे कहते हैं गैस्ट्रिक साइटो प्रोटेक्शन। ये वो बनाता है कॉक्स वन, वहाँ मौजूद होते हैं इसके रिसेप्टर। और ये इसका एक और रोल है वेस्कुलर होम्योस्टेसिस। मतलब ये वेसल्स की जो ब्लड ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन, मतलब ब्लीडिंग ऐसे स्टॉप होगी प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाएंगे। थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है, क्योंकि वो एक बेजो कंस्ट्रिक्टर और प्लेटलेट एग्रीगेटर है, और रिप्रोडक्टिव और किडनी फंक्शन भी है कॉक्स वन के। कॉक्स टू जो है वो टिश्यूज जैसे कि ब्रेन, किडनी और बोन में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस होता है, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में भी एक्सप्रेस होता है ये। कॉक्स वन और कॉक्स टू के जो है बाइंडिंग साइट में बहुत डिफरेंस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कॉक्स टू की जो है वो लार्जर है बाइंडिंग साइट, और कॉक्स वन जो है कॉक्स वन की इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और लार्जर बाइंडिंग साइट नहीं है। जबकि कॉक्स टू की आप देखें स्पेस भी यहाँ पे ये लार्ज नज़र आ रही है बाइंडिंग के लिए। कॉक्स वन की स्पेस बहुत कम है बाइंडिंग के लिए। तो ज़्यादातर ड्रग्स जो हैं वो कॉक्स टू पर ही बाइंड करती हैं, वन पे भी करती हैं लेकिन यहाँ पे बाइंडिंग साइट ज़्यादा है। इसी वजह से कॉक्स टू सिलेक्टिव भी बनाई। तो मैंने आपको बताया कि साइक्लोऑक्सीजिनेज जो है अगर हम उसको इनहिबिट करते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस जो है वो रुक सकती है। प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस रुकेगी तो इवेंचुअली TXA2 मतलब थ्रोम्बोक्सिन A2, इसकी भी सिंथेसिस रुक जाएगी जिससे प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए ये सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, ये कन्वर्जन हो रहा है इसका रेकेटोनिक एसिड में बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2। अब यहाँ पे आप अपने पास नोट कर लें कि अगर हम फॉस्फोलाइपेज A2 ब्लॉक कराते हैं तो ये कौन सी ड्रग्स कराती हैं? स्टेरॉइड्स। लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो एस्पिरिन इज सॉरी रेकेटोनिक एसिड जो है वो दो पाथवे में डिवाइडेड है, एक नेपोक्सिजनेज और एक है साइक्लोऑक्सीजनेज। साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम है जो कि हेल्प करता है प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन में। प्रोस्टाग्लैंडिन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो थेरेपेटिक यूजेस क्या क्या हो सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के? एक तो ये पेन प्रोड्यूस करता है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, और फीवर भी कॉज करता है। तो ये मेजर मॉड्यूलेटर और पेन इंड्यूसर है प्रोस्टाग्लैंडिन। अच्छा, और ये कंट्रोल करते हैं डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन जैसे कि एसिड सिक्रीशन, म्यूकस प्रोडक्शन GIT के अंदर, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और रीनल ब्लड फ्लो की मेंटेन। अच्छा, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये केमिकल मीडिएटर हैं और ये एलर्जिक और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है रिलीज करते हैं। कॉक्स वन आइसोफॉर्म जो है साइक्लोऑक्सीजिनेज की, उसका जो रोल है वो हाउस कीपिंग है। और ये देखें स्टमक लाइनिंग जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है हेल्प करता है प्रोटेक्टिव रोल में। और यहाँ पे कॉक्स वन रिसेप्टर होता है और ये करता है प्रिवेंट स्टमक म्यूकोजा फ्रॉम अल्सर एंड इरोजन। कॉक्स टू एंजाइम जो है वो इन्फ्लेमेशन जब होती है, कोई ट्रॉमा इंजरी, वहाँ प्रोड्यूस होता है। वह नॉन सिलेक्टिव मतलब ये है। और कॉक्स टू जो है, कॉक्स टू एंजाइम जो है वो एक्सप्रेस होता है जब इन्फ्लेमेशन होती है, और जब हम इसको ब्लॉक करते हैं या इनहिबिट करते हैं कॉक्स टू आइसोफॉर्म को, तो हमारे डिज़ायरेबल जो इफेक्ट्स हैं वो एनसेड्स के प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन अगर नॉन सिलेक्टिव एनसेड हम यूज़ कर रहे हैं जैसे आइबुप्रोफेन है, एस्पिरिन है और एंडोमेथासिन है, तो और डाइक्लोफेनाक है, ये सब, और इसके अलावा नेप्रोक्सेन भी, तो क्या होगा? ये लोअर कर देगी स्टमक प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल,
मतलब जो प्रोस्टाग्लैंडिन स्टमक के अंदर प्रेजेंट है उनके लेवल कम हो जाएंगे, ज़ाहिर है वो ब्लॉक हो जाएंगे, तो अल्सर जो है होने के चांसेस ज़्यादा हैं और समटाइम्स ड्यूडिनल इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है। एस्प्रिन क्या करती है, एस्प्रिन जो है वो इरिवर्सिबल एंड साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर है और कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को इनहिबिट करती है, लेकिन इरिवर्सिबली, जबकि दूसरी आंसर्स जो है वो रिवर्सिबली कर रही होती हैं। ये परमानेंटली जो है डिफेक्ट प्रोड्यूस करती है प्लेटलेट्स में, जिसमें क्या होता है कि प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होते और ब्रीडिंग टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। द एंजाइम दिस जो एंजाइम से जो साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन स्टमक के अंदर, सॉरी प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन के अंदर, जबकि जो कि प्रिकर्सर है थ्रोम्बोक्सिन A2 का। मैंने आपको बताया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन A2, और जो ये देखिए थ्रोम्बोक्सिन A2, ये प्रोस्टासाइक्लिन और ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, इन तीनों की फॉर्मेशन करा रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन। अच्छा ये याद रखिएगा कि एस्पिरिन जो है वो एसिटाइल ग्रुप इससे अटैच हो रहा है, तो ये एसिटाइलेशन करा रहा है, ठीक है। अच्छा कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स में जो कार्डियोवास्कुलर एप्लीकेशन है एस्पिरिन की, जिसमें इरिवर्सिबल इनहिबिशन हो रही है कॉक्स 1 की, जिससे जो प्रोड्यूस कर रहा है TX A2 मतलब थ्रोम्बोक्सिन A2, तो इसमें है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, स्ट्रोक, डेथ इन पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और स्ट्रोक। और डोजेस क्या है, लो डोज यूज़ होती है 75 से 162 mg, प्रोफिलेक्टिकली यूज़ होती है, मतलब फॉर द, प्रोफिलेक्टिकली का मतलब होता है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर इवेंट, ताकि उनसे रिड्यूस कर सकें हम हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और ऑलरेडी अगर किसी को हो चुका है तो अक्यूट MI के जो पेशेंट्स होते हैं उनका रिस्क ऑफ डेथ कम करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर मैकेनिज्म रिपीट हो रहा है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो फॉर्म कर रहा है थ्रोम्बोक्सिन A2, जो कि वेजोकंस्ट्रिक्टर और प्लेटलेट एग्रीगेटर है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग टाइम बढ़ गया है। प्रोसीजर इसका सिमिलर रहेगा जैसे आपने फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में एक्सपेरिमेंट किया था, क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, उसमें ड्यूक मेथड यूज़ किया था, और टाइम जो है वो आपने नोट किया था 1 से लेकर 3 मिनट या उससे ज़्यादा। तो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल सलाइन टू कंट्रोल एनिमल, या फिर एस्पिरिन जो है एंटी प्लेटलेट डोज हम एडमिनिस्टर करेंगे ट्रीटेड एनिमल पे, और उसकी या तो टेल हम थोड़ी सी पंक्चर करेंगे या फिर एक क्लीन उसकी जो स्किन है वो पंक्चर करेंगे, और फिर ब्लीडिंग टाइम नोट करेंगे फिल्टर पेपर के ऊपर। देखिए वॉटमैन फिल्टर पेपर यूज़ होगा, और आफ्टर एवरी 15 सेकेंड जो है हमें ब्लॉट करना होगा फिल्टर पेपर के ऊपर, जब तक कि कोई स्पॉट भी बाकी ना रहे फिल्टर पेपर के ऊपर। तो नॉर्मल ब्रीडिंग टाइम जो है वो 3 से 8 मिनट तक रहता है। हाउ यू शुड कैलकुलेट द डोज ऑफ 200 ग्राम rat and the dose mention of aspirin, that is 15 mg per kg in rat. You have to calculate the volume or dilution and the powder. This is the powder form of the medicine. Now calculate the volume as well as the dose. यहाँ पे आंसर मेंशन कर दीजिएगा, मिलीग्राम में डोज आएगी और कितने ml हमें वॉल्यूम देना होगा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा यहाँ पे। अब आपने जो है रिजल्ट और डिस्कशन अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, और कोई भी क्वेरी है यू कैन ऑलवेज आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।